हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रेशों से वस्त्र तक, जो हमारा साइंस का 7th के साइंस का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, रेशों से वस्त्र तक, क्या नाम है? रेशों से वस्त्र तक। चलिए, अगला स्लाइड है हमारी। अध्याय सारांश की अगर हम बात करें तो संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। पहले लाइन है आपकी, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी ऊल, मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। मतलब देखिए, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप मतलब काली भेड़, ठीक है ना, के किन भागों में ऊन होती है, के किन भागों में ऊन होती है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे देखेंगे आप, आंसर फर्स्ट है, ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर के बालों से मिलती है। शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं ना बेटा, उनसे ऊन प्राप्त होती है हमें। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, मेमने लैम्ब के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है? मेमना जो बच्चा होता है उसके जो सफेद रोम होते हैं, रोम्स मतलब बाल ही होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या तात्पर्य है, उनका क्या आशय है, उनसे क्या मतलब है। ठीक, तो मेमने के सफेद रोमों का मतलब है मेमने की त्वचा के सफेद बाल। मेमने की त्वचा के कौन से बाल? सफेद बाल। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। तंतु क्या है? देखो, अध्याय सारांश में आप देखेंगे तंतु वास्तव में क्या, एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु जो आपके पार्ट का मूल है, ठीक है ना, वो है तंतु। वो तंतु है क्या वास्तव में? एक तरह के तागे होते हैं या धागे होते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक तंतु क्या होता है भैया? जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि पौधे से जो तंतु प्राप्त होते हैं, या तो पौधे से प्राप्त हो या फिर जंतुओं से प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके प्राकृतिक तंतु। ठीक है, ओके। अगला, पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कपास, रुई, जूट, पटसन आदि, ठीक है ना। और जंतुओं से प्राप्त तंतु है ऊन तथा रेशम आदि, ऊन तथा रेशम आदि, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि भाई बताइए पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं और जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश आदि से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है? ये भेड़ से, बकरी से, याक से, खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, और रेशमी तंतु रेशम कीट कोकुन से खींचा जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट, रेशम का जो कीट है कोकुन से खींचा जाता है। कौन सा तंतु? रेशमी तंतु जो होते हैं ना, वो कोकुन से खींचे जाते हैं, कोकुन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, डिटेल में आपने कोकुन क्या होता है, रेशमी कीट क्या होते हैं, ये पार्ट पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ा तो जरूर जाइए डिटेल वाली क्लास में, और वहां पे पूरा क्लियर बताया गया है आपको। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम सारांश की बात कर रहे हैं, मूल बिंदुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, ओके। संश्लिष्ट तंतु की बात करते हैं, है ना। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो केमिकली तरीके से बनाया जाता है जो तंतु, उसको क्या बोलेंगे हम? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, ओके। जांतव रेशे, ये यहां लिखा रहा है, कौन सा रेशा? जांतव। अब जो जंतुओं से प्राप्त होता है ना भाई, उसको बोलते हैं जांतव रेशे, ठीक है ना। देखो लिखा, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जांतव रेशे किसे कहते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ से, बकरी से, याक से, है ना, खरगोश से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या? जांतव रेशे। क्या कहते हैं उन्हें? जांतव रेशे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ऊन के रेशे अर्थात फाइबर, ऊन के रेशे अर्थात फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं?
एक तो भेड़ से, दूसरा याक के बालों से प्राप्त किया जाता है ना। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकुन अर्थात कोश से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो रेशम के जो तंतु होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं? वो रेशम कीट जो होते हैं उनका जो कोकुन होता है ना, उस कोकुन या कोश से प्राप्त होते हैं। ठीक, ओके। अगला देखिए, जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं उन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, ऊन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, जैसे भेड़, बकरी, याक, लामा और ऊंट। ठीक है। भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं भैया। जो भेड़ की रोएदार यानी कि बालदार जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उस पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो होता है जो दाढ़ी होती है ना उसकी, उस दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं थोड़े। कैसे बाल होते हैं? रूखे, ठीक है ना, थोड़े कड़क टाइप के। ठीक है। और त्वचा के निकट के जो बाल होते हैं, त्वचा के निकट जो बॉडी है ना बाकी की, उस त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो मुलायम, यानी कि त्वचा के पास अवस्थित जो होते हैं वो होते हैं मुलायम, और दाढ़ी के पास जो होते हैं वो होते हैं किसे? रूखे बाल होते हैं। ठीक है, ओके। भेड़ की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? भेड़ की। अगला है, तंतु रूपी बाल ऊन कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तंतु रूपी बाल जो होते हैं वो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं कौन? तंतु रूपी बाल, फाइबरलेस जो बाल होते हैं वो। ठीक है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ ऐसी नस्लें भी हैं भेड़ों की जिनसे केवल तंतु रूपी बाल ही निकाले जाते हैं। ठीक है। तो भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? वर्णात्मक प्रजनन, ठीक है, देखिए, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें, जो मुलायम बालें देती है, ऐसी जो विशेष भेड़ें होती है, ठीक है ना, गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब जनक जो होता है, इस तरह से इसको जनक के रूप में या बीज कह सकते हैं आप लोग, यानी कि जो मुलायम बाल देने वाले जो बीज होते हैं, यानी कि ऐसे जनक का चयन करना जो जिनसे जो भेड़ें उत्पन्न होगी वो किस प्रकार के बाल देगी? मुलायम बाल देगी। ठीक है ना। तो वो चीज है कि तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें, जैसी विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया, है ना। तो आपको ध्यान जो देना है ना वो इतना देना है, जनकों के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। सिंपल, जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जनकों का चयन होता है इसमें जिनसे मुलायम बाल या मुलायम रेशे जो हैं वो पैदा किए जा सके या उत्पन्न किए जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। भेड़ों की बहुत सारी नस्लें हैं देश के अलग अलग भागों में, है ना। याक की ऊन जो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, याक जो जंतु है हमारा, उसकी जो ऊन है वो कहाँ फेमस है? वो तिब्बत में और लद्दाख में बड़ी प्रचलित है। ठीक है। अंगोरा बकरी जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी बकरी? अंगोरा बकरी। ठीक है, ओके। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। भैया ऊंट का जो शरीर है और उस पर जो बाल पाए जाते हैं, उन बालों से भी ऊन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लामा और एल्पेका, एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। लामा से और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है ना। ये लामा भी दक्षिण अमेरिका में जो है बोझड़ होने का काम आता है। वजन रख दो इसके ऊपर, ये वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है ना। तो लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है भैया। अब ये पश्मीना सालें क्या होती है? पश्मीना सालें, है ना। तो देखिए, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जो त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं ना, खासकर कश्मीरी बकरी जो होती है, उस बकरी के जो मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती है। इन मुलायम बालों से बेहतरीन शालें बनाई जाती है, जोड़ने के काम आती है आप लोगों को। ठीक है। तो इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। सिंपल है, ये पश्मीना शालें क्या है? तो कश्मीरी बकरी जो होती है
उसकी जो त्वचा होती है, उस त्वचा से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन रेशों से जो सालें बनाई जाती है, उन सालों को कहते हैं हम लोग क्या, उनको कहते हैं हम लोग पश्मीना सालें। ठीक है, ओके। भेड़ पालन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर भेड़ पालन होता है भारत में। फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में भी भेड़ पालन होता है। ठीक है, और ये सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारत में भेड़ पालन होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे भेड़ पालन होता है भाई भारत में, तो ये जगह है, क्लियरली आपको हो गया होगा क्लियर कि कहाँ कहाँ पे भारत में भेड़ पालन होता है। ठीक, अगला ऊन की कटाई। ऊन की कटाई क्या होती है, तो भेड़ के बालों को, त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, उसको कहते हैं ऊन की कटाई। एक भेड़ होती है, उस भेड़ को पटक देते हैं, फटक देते हैं मतलब उसको, भैया थोड़ा बहुत तो कुछ दर्द होता ही है ना, कटाई होती है तो, राइट, तो उसको बांध देते हैं, और बांधने के बाद में वो एक पतली सी त्वचा जो रहती है, वो त्वचा भी इसके साथ निकलती है, तो त्वचा के साथ क्या क्या निकलेंगे, बाल भी निकलेंगे, तो ये इसको ही बोलते हैं क्या, कटाई, ऊन की कटाई। ठीक है ना, यस, देखो लिखा है ऊन की कटाई, भेड़ के बालों को, त्वचा को, बालों को, त्वचा को पतली परत के साथ, त्वचा की पतली परत के साथ, है ना, बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, इसी शरीर से उतार लिया जाता है, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इसको ही कहते हैं हम लोग ऊन की कटाई। ऊन की कटाई, अब कहीं खेत में नहीं जाके काटेंगे अपन इसको, खेत में जाके काटना नहीं है ऊन, है भेड़ की ऊन काटेंगे। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे अभिमार्जन क्या होता है। अभिमार्जन एक तरह की साफ सफाई, एक तरह की, ठीक है ना, देखिए आप लोग, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर, किसमें डालेंगे, टंकियों में डालेंगे, त्वचा सहित जो बाल आपने निकाले हैं, कटाई की है, उसको टंकी में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, टंकी में डालेंगे। अच्छी तरह से धोया जाता है, क्या करते हैं, अच्छी तरह से धोया जाता है, वॉश किया जाता है। ठीक है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। देखो, उनकी चिकनाई निकल जाएगी, धूल गर्त जो है, मतलब कुल मिलाकर उसको साफ ही कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, उसको ही बोला जा रहा है क्या, अभिमार्जन करना। ठीक है, टंकी में डालो त्वचा सहित बालों को, फिर क्या होगा, अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रक्रम, प्रोसेस क्या है, टोटली कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले क्या करा आपने, ऊन की कटाई की, क्या की, ऊन की कटाई की। दूसरा, उसके बाद छटाई चालू, सॉरी, अभिमार्जन, अभिमार्जन के बाद छटाई, अच्छी बुरी जो भी है, जैसी भी है, अलग रखना उसको, छटाई करना, फिर बर्क की छटाई, फिर रंगाई होती है, उसके ऊपर कलर डाला जाता है, कलरफुल बनाया जाता है उसको। ठीक है, और फिर रीलिंग की जाती है, रीलिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, रेशम देखिए, रेशम सिल्क, रेशम अर्थात क्या, सिल्क, क्या रेशे भी जानतव रेशे होते हैं, जंतुओं से प्राप्त रेशे को जानतव रेशे कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं बेटा, जानतव रेशे कहते हैं। तो रेशम सिल्क के रेशे भी कौन सा रेशे होते हैं, जानतव रेशे होते हैं। ठीक, रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, रेशम के फाइबरों या रेशम के तंतुओं को बनाते हैं। ठीक है, ओके। सेरिकल्चर क्या है भाई, सेरिकल्चर, तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। भाई रेशम प्राप्त करोगे आप, रेशम चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको चाहिए, तो उनको पालने, उनको रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना पड़ेगा, उनकी खेती करनी पड़ेगी आपको, है ना, तो इसी को बोलते हैं सेरिकल्चर, है ना, कीटों का पालन। ठीक है ना, जिन कीटों से रेशम प्राप्त होता हो, उन कीटों का पालन करना ही क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। रेशम कीट, रेशम कीट क्या होते हैं भाई, मादा रेशम कीट अंडे देती है, क्या देती है, मादा जो रेशम कीट होती है, जिनसे रेशम प्राप्त होता है, वो अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। जो कैटरपिलर या रेशम कीट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। जो मादा रेशम कीट होती है ना, वो अंडे देती है, और अंडे से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, लार्वा, और लार्वा में ही क्या पाए जाते हैं, कैटरपिलर पाए जाते हैं, कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहते हैं आप उसको, है ना, या रेशम कीट कहलाते हैं वो।
प्यूपा क्या होता है भाई? प्यूपा कुछ कायांतरण करने वाले कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है प्यूपा। कायांतरण मतलब क्या? अपनी बॉडी में परिवर्तन करना, चेंजेस लाना, और बॉडी में चेंजेस करने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है जैसे अपनी आती है कि नहीं, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, है ना, ऐसा। तो एक अवस्था रेशम कीटों की होती है प्यूपा, है ना। वो अपनी बॉडी में चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस में एक जो अवस्था आती है उसका नाम दिया गया है क्या? प्यूपा। ठीक है। कायांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम कौन सा है भाई? प्यूपा। ठीक है। इन कीटों के कायांतरण की 4 अवस्थाएं ये हैं: भ्रूण, एम्ब्रियो, डिंब, प्यूपा तथा पूर्ण कीट या पूर्णक। फिर बन जाता है कंप्लीटली कीट, वो पूर्ण कीट या कीटक, है ना, कीट या पूर्णक। ठीक है बेटा, समझ में आया? आया समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट मतलब कैटरपिलर या लार्वा है, सही विकल्प चुनाव करना है आप लोगों को। तो भैया दोनों ही है, रेशम कीट कैटरपिलर से और लार्वा से संबंधित है ये। ठीक है, तो हम जाएंगे आ और बा दोनों पर। आ और बा दोनों। हमारा उत्तर सही कौन सा है? आ और बा, यानी कि गा आंसर सही है, बिल्कुल आंसर गा, आ और बा दोनों। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक से होती है, ऊंट से भी होती है, बकरी से भी होती है। घने बालों वाला कुत्ता। हाँ, कभी देखा है आप लोगों ने कि कुत्ते से ऊन प्राप्त हो रही है? आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते पाए जाते हैं, पाए जाते हैं नहीं? पाए जाते हैं। लेकिन कभी आपने कुत्तों से ऊन या बाल निकालते हुए किसी को देखा है क्या? नहीं देखा है, यानी कि कुत्तों से ऊन प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो घने बाल हो या फिर कम बाल हो। ठीक है, ओके। तो घने बालों वाला कुत्ता आंसर है हमारा इसमें। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? नंबर 1 पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। ये सारी चीजें आप वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर। पालन का मतलब है किसी की देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखना और उसे बड़ा करना। जैसे एक बच्चे का पालन करना, तो बच्चे का पालन करते हैं तो कैसे करते हो आप लोग? देखा होगा आप लोगों ने, माँ बाप जो होते हैं उसको पालते पोसते हैं, यानी कि उसको उसके खाने का ध्यान रखते हैं, उसके पोषण का ध्यान रखते हैं। रखते हैं नहीं रखते हैं? रखते हैं। उसके बाद में उसको बड़ा करते हैं, है ना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? पालन। ठीक है, यस। तो पालन का मतलब है किसी की देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखना और उसे बड़ा करना, राइट। भेड़ के अगला है ऊन कटाई। तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊन कटाई कहलाती है। भेड़ की त्वचा से पतली परत के साथ, पतली परत के साथ बालों को उतार लिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे ऊन कटाई कहते हैं। ठीक है, ओके। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है ना, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना या रेशम के कीटों को पालना रेशम पालन या फिर कह सकते हैं अपन रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, तीनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया आपको? आ गया भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में आपको लिखना है। यानी कि एक प्रोसेस जो बताई गई थी आपको, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले भैया ऊन को कटाई हो गई, ऊन की कटाई हो गई। भेड़ या बकरी के शरीर से हमने त्वचा के साथ बालों को निकाल लिया, उसको बोल दिया ऊन कटाई, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? अभिमार्जन करेंगे, धोएंगे उसको। ठीक है, फिर उसकी छटाई होगी, है ना, छटाई दे ही रखा है। फिर बर की छटाई होगी और फिर रेशों की रंगाई होगी, और लास्ट में अगर पूछ ले तो रीलिंग हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? रीलिंग। ठीक है, ओके, कंप्लीट है। आगे देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं का चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन संबंधित है। तो ये आपको आपकी नोटबुक में मिलेगा, वहां से आप अपना चित्र बनाइए, देखिए, समझिए उसको। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन संबंधित है? ये इतने सारे शब्द दे रखे हैं और आपको ये चेक करना है कि 2 वो शब्द कौन से हैं जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यस। रेशम कीट पालन बिल्कुल मिल गया सर, एक तो में यही, ये बिल्कुल नहीं है।
हाँ एक ही है शहतूत कृषि, ठीक है, दो मधुमक्खी पालन वनवर्धन नहीं, ठीक है ना। तो रेशम कीट पालन और शहतूत की कृषि, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है उत्तर भी देखो आप, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है और हमारा उत्तर है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ये किससे संबंधित है भाई, तो ये संबंधित है रेशम उत्पादन से, ठीक है ना। भाई शहतूत के वृक्षों की जो पत्तियां होती है ना वही तो खाते हैं कौन, रेशम के जो कीट होते हैं ना वो कीट वो पत्तियों को ही खाते हैं, है ना। तो रेशम जो है रेशम के जो कीट है वो कहाँ पाए जाते हैं, शहतूत के पत्तियों पर, ठीक है। ओके, और शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, मोरस एल्वा, क्या नाम है, मोरस एल्वा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों में कॉलम बी से क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है वो आपको बताना है, ठीक है। अभिमार्जन क्या है, खूब पढ़ा है आप लोगों ने, अभिमार्जन का मतलब क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ऊन देने वाला जंतु है, रेशम कीट का भोजन है, रीलिंग है, या काटी गई ऊन की सफाई है ना। तो काटी गई ऊन की सफाई है, ये उत्तर भी दे रखा है यहाँ पर, अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई है, राइट। काटी गई ऊन की क्या है, सफाई है। ओके, दूसरा देखिए, शहतूत की पत्तियां ऊन देने वाला जंतु, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम कीट का भोजन है, ये देखो अभी बताया मैंने आपको, रेशम कीट का भोजन है ना। शहतूत की पत्तियां क्या है, रेशम कीट का भोजन है। तो यहाँ देखो शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है, ठीक है। ओके, अगला है याक, काटी गई रीलिंग, रेशम कीट का भोजन, ऊन देने वाला जंतु। याक क्या है, ऊन देने वाला जंतु है भैया, ये याक जो है ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है। और उसके बाद कोकुन, कोकुन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोकुन रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम के जो धागे हो सकते हैं वो कह सकते हैं, या फिर उसका जो तंतु है वो उत्पन्न करता है, ठीक है ना, कोकुन। तो कोकुन रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, तो यहाँ लगाएंगे ये, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभिमार्जन, देखिए अभिमार्जन मतलब काटी गई ऊन की सफाई, ठीक है। ओके, काटी गई ऊन की सफाई, ओके। ये शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन, ये ठीक है ना। याक ऊन देने वाला जंतु, ओके। कोकुन रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ओके। कंप्लीट है, ओके। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसा लगा हमारा आज का सेशन जरूर बताइए, है ना। मिलते हैं हम आपसे अगले लेसन में, लेसन नंबर 4 में। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, टेक केयर। देखो चित्र